निंजा कामुई एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीगान के पास एक फ़ोन कॉल आता है। वो आदमी हीगान से कहता है कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कॉल कोई ट्रेस नहीं कर सकता। वो हीगान को अपना नाम नहीं बता सकता, पर उसे पता है कि हीगान ओजा सिटी में घुसने की कोशिश कर रहा है। हीगान से वो कहता है कि ओजा सिटी में बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, जिसका मतलब वो अकेला वहाँ पर नहीं जा सकता। इसीलिए वो हीगान की मदद करना चाहता है। हीगान समझ जाता है कि ये इंसान अपनी आवाज़ बदलकर बात कर रहा है। हीगन उससे कहता है कि जो आदमी अपनी असली आवाज़ में बात नहीं कर सकता, वो उस पर कैसे भरोसा कर लेगा। तभी वो आदमी हीगन को एक निंजा पोएम सुनाता है। ये सुनकर हीगन चौंक जाता है और उस आदमी से पूछता है कि उसे इस पोएम के बारे में कैसे पता, क्या वो भी निकाले गए निंजा में से कोई एक है। जिस पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो हीगन को एक लोकेशन भेजता है जहाँ पर वो उससे मिल सकता है। अब अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में बैठकर अपनी फैमिली को याद करता है। असल में माइक की बेटी को किसी अनजान इंसान ने अपनी कार से उड़ा दिया था, जिसके बाद उसकी बेटी की मौत हो जाती है। माइक एक FBI एजेंट होने के बाद भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, इसीलिए उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हीगान माइक से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। वो माइक को उस अननोन फोन कॉल के बारे में बताता है, तो माइक हीगान से पूछता है कि उसे कैसे पता कि कॉल करने वाला कोई उसके जैसा ही निकला गया निंजा है। हीगान उसे बताता है कि उस अननोन बंदे ने उसे जो पोएम सुनाया था वो सिर्फ पुराने निंजास को ही पता है, और जब से हीगान इस कंट्री में आया है तब से ये बात किसी ने कही नहीं है। आगे एमा भी इस बात को कंफर्म करती है कि ओजा सिटी की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है और किसी के लिए भी उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। माइक हीगन से कहता है कि अगर ये कोई जाल हुआ तो फिर वो क्या करेगा, जिस पर हीगन बताता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो सबको मार देगा। अब माइक एमा से कहता है कि उन्हें किसी भी तरह से ओजा सिटी में घुसना पड़ेगा, और ऊपर से उनका बॉस भी उन पर नजर रखे हुए है। एमा माइक से कहती है कि डार्क वेब पर कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि ओजा की हरकतों पर नजर रखे हुए है। उन लोगों को लगता है कि ओजा पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है, इसीलिए उन लोगों ने ओजा को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे हथियार बना रहे हैं। उसे इस ग्रुप के एडमिन का पता चल गया है, जो कि ओजा का ही एक पुराना एम्प्लॉय है, लेकिन वो यहाँ से काफी दूर रहता है। फिर माइक कहता है कि तो वो अकेले ही उस एडमिन से मिलने के लिए जाएगा, लेकिन एमा कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि वो लोग जल्दी ही ओजा की डर्टी सीक्रेट्स का पता लगाने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन करोड़ों की है, तो वो इस मौके को नहीं गवा सकती। इसके बाद हीगन माइक और एमा से कहता है कि उन्हें वहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी माइक हीगन से पूछता है कि क्या उसकी वाइफ को पता था कि वो एक निंजा है, जिस पर हीगन कहता है कि उसकी वाइफ मारी भी एक निंजा थी। निंजास कभी भी फैमिली नहीं बना सकते और ना ही कभी एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। उन दोनों ने निंजास की इसी कोड को तोड़ा था। अब अगले सीन में हम ओजा की हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहां यामाजी, ओजा का CEO जोसेफ और उसका सेक्रेटरी डिली, लिन, बिग डी, आस्का एक साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। जोसेफ कहता है कि उन लोगों ने हीगान को मारने के लिए जिसे भेजा था वो एक आर्मी के समान था, पर हीगान ने उसे आसानी से मार डाला। फिर वो सभी मिलकर हीगान को मारने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन लिल प्लान की बजाय बिग डी का हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाने लगता है। तभी यामाजी अपनी पावर यूज करके दूर से ही लिल का गला दबाने लगता है और बाकी सबसे कहता है कि उन्हें अभी सिर्फ अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जब तक कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए तब तक प्लान में कोई चेंजेस नहीं होगा, और उन्हें माइक के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो उन लोगों के लिए खतरा बना तो उसे भी मार दिया जाएगा। अब अगले सीन में हम जोसेफ और डिली को एक कार में देखते हैं। जोसेफ डिली से कहता है कि वो हीगान को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। उसे हीगान का बहुत सारा डेटा चाहिए, जिससे कि वो हीगान के जैसा ही एक अल्टीमेट रोबोट बना सके। अब दूसरी तरफ हम जाई को देखते हैं, जो कि हीगान को मारने के लिए यामाजी से परमिशन मांगता है, पर यामाजी उसे मना कर देता है। यामाजी उससे कहता है कि वो हीगान के पीछे किसी दूसरे निंजा को भेजेगा और उससे उसकी सारी सीक्रेट्स निकाल लेगा। इसके बाद यामाजी उसे निंजा कोड के बारे में बताने लगता है कि निंजास एक कोड से बंधे होते हैं, यही कोड उनकी रक्षा करता है और निंजा इसी कोड के लिए जीते हैं, इसीलिए निंजा को इसी कोड के लिए मरना चाहिए। उनका पहला कोड है कि किसी निंजा का सीक्रेट कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरा है कि निंजा कभी भी एक दूसरे से लगाव नहीं रख सकते, और तीसरा है कि किसी निंजा का मिशन उसके जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहां हीगान, मारी और जाई एक मिशन पर कुछ लोगों को मार के नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेते हैं। इसके बाद वो तीनों एक साथ शिनोबी बनने का शपथ लेते हैं, और आगे उन तीनों को अलग अलग सीक्रेट टेक्निक सिखाया जाता है, जिसे वो लोग किसी दूसरे निंजा के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना ही किसी दूसरे के सामने रिवील कर सकते हैं। जब उन तीनों को शपथ दी जा रही थी तब वहाँ पर यामाजी भी मौजूद था। इसके बाद वो तीनों शिनोबी बनने की खुशी में एक साथ बैठकर ड्रिंक्स पीने लगते हैं और वादा करते कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। अब अगले सीन में हीगान और मारी एक साथ एक मिशन पर जाता है, जहां मारी को गोली लग जाता है।
तभी हीगन मारी को बचाने के लिए मिशन को पूरा किए बिना ही उसे लेकर वहां से भाग जाता है। हीगन मारी को लेकर खिड़की से नीचे नदी में कूद जाता है। फिर एक सेफ जगह पर पहुंचकर वो मारी को मौत टू मौत देता है। वो मारी को बचाने के लिए उसकी घाव का इलाज करता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। मारी हीगन को अपना मिशन पूरा करने के लिए कहती है, लेकिन हीगन उसे वहां छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये देखकर मारी खुद को मारने के लिए एक चाकू निकालती है, लेकिन तभी हीगन आकर उसे रोक लेता है। फिर मारी हीगन को समझाने लगता है कि ऐसे तो उन लोगों का मिशन फेल हो जाएगा, उन्हें एक दूसरे से लगाव नहीं रखना चाहिए वरना उनका निंजा कोड टूट जाएगा। ये सुनकर हीगन मारी से कहता है कि जिस दिन उसने मारी से मिला था उसी दिन उसने अपना कोड तोड़ दिया था। इसके बाद हीगन मारी से अपना प्यार का इजहार कर देता है और मारी भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसकी कुछ समय बाद जाई उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। तभी उसे उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ हीगन अपने बाइक पर ये सभी चीजें याद कर रहा था। दूसरी तरफ जाई भी हीगन को याद करते हुए उसी कप को देख रहा था जिसमें वो लोग एक साथ ड्रिंक्स पिया था। अब अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि ओजा की एक्स एम्प्लॉय से मिलने के लिए तैयार होने लगता है। तभी माइक के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो माइक से कहता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं दिया जाएगा और उसकी पार्टनर एमा को भी अब दूसरे केस पर असाइन कर दिया गया है। इसके बाद माइक एमा से मिलता है और वो दोनों एक साथ खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हीगन उस अननोन कॉल पे बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है। हीगन को फिर से उस नंबर से कॉल आता है। वो हीगन से कहता है कि ओजा सिटी की चारों तरफ कैमरास और ड्रोन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा शहर की चारों तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर शहर में घुसने वाले हर एक इंसान को चेक करता रहता है। अगर कोई अनजान इंसान अंदर घुस जाता है तो वो ड्रोन्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके अलावा शहर के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बना हुआ है, जो कि सिर्फ पानी और हवा को ही अंदर आने देते हैं। इन सभी सिक्योरिटीज को अंडरग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। हीगन को वहां से ही अंदर घुसना पड़ेगा। वो हीगन को एक शॉर्ट मैप भी दे देगा, जिससे उसे अंदर घुसने में आसानी होगी। अंडरग्राउंड में ढेर सारे कैमरास और लेजर ट्रैप्स लगे हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जो कि हर एक सेक्शन में पहरा देते हैं। हीगन को उन सबसे बचते हुए अंदर जाना होगा और आखिर में उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर पार करना होगा। वो आदमी इस बैरियर को 5 सेकंड के लिए खोल देगा और इन्हीं 5 सेकंड में उसे उस बैरियर को पार करना पड़ेगा। उनका मिशन सूरज डूबने के बाद शुरू हो जाएगा। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि ओजा के एक्स एम्प्लॉय से मिलने जा रहा था। वो कार में बैठकर एमा से हुई बातों को याद करता है। एमा माइक को उस एम्प्लॉय की एक पुरानी फोटो देती है और उससे कहती है कि हो सकता है ये एम्प्लॉय अब अपना फेस बदल के रह रहा हो, इसीलिए वहाँ माइक को बहुत ही सतर्क रहना होगा। अब दूसरी तरफ हीगन ओजा सिटी में घुसने के लिए तैयार हो जाता है। फोन में वो आदमी हीगन से कहता है कि उसने वहाँ के सारे कैमरास को हैक कर लिया है और उसके पास सिर्फ 8 मिनट है। इसके बाद हीगन ओजा सिटी के अंडरग्राउंड में घुस जाता है। फोन पर वो आदमी हीगन को इंस्ट्रक्शन देता रहता है और हीगन उसके मुताबिक आगे बढ़ता रहता है। आगे हीगन को लेजर ट्रैप्स दिखाई देता है और वो आसानी से उसे पार करने लगता है, लेकिन तभी उसके पसीने का एक बूंद लेजर से टकरा जाता है, जिससे अलार्म बज जाता है। फिर कुछ सोल्जर्स हीगन पर हमला करने के लिए आगे आता है, तो हीगन भी उन सभी को मारकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर के सामने पहुंच जाता है। फोन वाला इंसान उस बैरियर को 5 सेकंड के लिए बंद कर देता है और जैसे ही हीगन उस बैरियर को पार करने जाता है, तभी उसके सामने जाई आकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, निंजा कामुई की ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।